सबसे पहले हम योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड आयुष मिनिस्ट्री का जो लेवल 1 है योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षक कार्यक्रम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे। तो ये प्रमाण पत्र का नाम है योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षक, है ना। ये लेवल 1 कहलाता है। आवश्यकता और पात्रता के बारे में यदि बात करें तो इसमें कोई शैक्षणिक लायकात की आवश्यकता नहीं। क्यों ऐसा है वो भी मैं आपको बताऊं। क्योंकि योग एक साधना पद्धति है और एक साधना पद्धति है तो वो हर कोई कर सकता है, उसके लिए इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इसके ये कोई भी वांछनीय रखी नहीं है कि इस प्रकार से आपकी अभ्यास आपने किया हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। पर एक बात समझने योग्य है, कोई भी जो इस कोर्स में आता है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, एटलीस्ट 12th पास हो, उनके लिए अच्छा है। उम्र की बात करें तो ऑफ कोर्स 18 साल से ऊपर हो तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। तो वो समझने की क्षमता रखेगा, वे योग को अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो उसके लिए भी ये आवश्यक है कि वो लोग जुड़े। बाकी मैक्सिमम एज क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम एज क्राइटेरिया भी नहीं है, परंतु एक विवेक के आधार पे हम कह सकते हैं कि हरे को ये देखना चाहिए। अच्छा, ये कोर्स कोई भी कर सकता है। इसमें यहाँ तो कोर्स का नाम योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षक है, इसलिए कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो 21 जून का जो कार्यक्रम है वो ही यहाँ पे सीखना होगा, या तो फिर उसके आधार पे ही सारा होगा, या तो फिर हम वही चीज करवा पाएंगे। ऐसी बात नहीं, ये इसका सिर्फ एक नाम है। इस कोर्स में आप वो सारी चीजें सीखोगे जो एक सामान्य योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आती है, उससे भी काफी ज्यादा चीजें आप सीखोगे। इनफैक्ट मैं सीधी सीधी बात कहूँ आपको तो आप लोग यहाँ पे हठयोग प्रदीपिका का परिचय, किरण संहिता का परिचय, फिर आप योग सूत्र का परिचय, उसके उपरांत हठयोग की बहुत सारी बातें, योग परिचय, आयुर्वेद का परिचय, कि लेवल 1 है तो परिचय आएगा सभी का, है ना। फिर फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, योग के मैनेजमेंट डिसीज का, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे आएगी। तो कोर्स कंटेंट तो ऐसा है कि जो 200 आवर टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है उसके इक्विवेलेंट माना जाता है। गवर्नमेंट ने भी इसे 200 आवर टीचर ट्रेनिंग कोर्स का इक्विवेलेंट माना गया है ना। तो कहीं पे भी आप जाते हो तो आप उसके इक्विवेलेंट ही रहोगे, उसमें कोई दो राय नहीं। अब मार्क्स का अलोकेशन कैसे होता है एग्जाम में वो समझ लें। तो कुल 200 मार्क्स की एग्जाम रहती है, उसमें सैद्धांतिक 60 मार्क्स का होता है और व्यावहारिक 140 मार्क्स का होता है। सैद्धांतिक मतलब के थियरी पार्ट और व्यावहारिक पार्ट 140 मार्क्स। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 60 140, पर एग्जैक्टली यदि देखें तो सैद्धांतिक पक्ष का जो कंटेंट है वो बहुत ही लंबा चौड़ा है, तो वो पढ़ने में टाइम भी जाएगा और पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा। और ये जो व्यवहारिक पक्ष जो है 140 मार्क्स में था, उसमें भी जब इंटरव्यू होगा आपका तो ये सैद्धांतिक पक्ष भी आएगा, उसमें थियरी पार्ट भी आएगा, है ना। तो 2 प्रकार की एग्जाम आपकी होगी। इनफैक्ट जिस समय पे आपकी एग्जाम होगी तब एक मार्क होगी मॉर्निंग में, एमसीक्यू टाइप की एग्जाम होगी, वो 60 मार्क्स की होगी, प्योर थियरी एग्जाम होगी। पर एमसीक्यू की जैसे केबीसी में होता है ऐसे ना, इक्वेशन और 4 ऑप्शंस। और दूसरी एग्जाम रहेगी प्रैक्टिकल प्लस थियरी की 140 मार्क्स की, वो दोपहर को नॉर्मली होता है, आधे घंटे की होती है। और दोनों एग्जाम आपकी ऑनलाइन रहेगी। वो एकदम स्पष्ट बात, आपको कहीं पे जाना नहीं है, अपने ही घर पे देना है, परंतु अपने घर के एकांत माहौल में देना है ना, बिल्कुल भी आवाज ना हो ऐसी जगह। तो वो 60 मार्क की एमसीक्यू की और 140 मार्क्स की प्रैक्टिकल की एग्जाम आपको देनी है।
तो योग और योगाभ्यास, उसके अंतर्गत क्या आएगा वो पहले समझते हैं। सिद्धांतिक पक्ष में योग और योगाभ्यास का परिचय 20 मार्क, योग ग्रंथों का परिचय 20 मार्क, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग वो भी 20 मार्क का आता है। कुल मिला के 60 मार्क्स का वो होता है। अब व्यावहारिक पक्ष देख ले, तो व्यावहारिक पक्ष में मतलब कि व्यावहारिक पक्ष का अर्थ ये निकलता है कि जो आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, ये सारा डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है ना वो, तो डेमोन्स्ट्रेशन का 80 मार्क्स होता है। अब डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ करना नहीं है, उसके बारे में जो क्वेश्चंस वो पूछेंगे वो 40 मार्क्स के रहेंगे। उसके उपरांत 10 मार्क का जो ये थियरी का नॉलेज जो होता है, जो ऊपर जो 60 मार्क्स में हमने देखा, वही चीजें आपको वापस पूछेंगे, वो 10 या 20 मार्क का होता है। फील्ड एक्सपीरियंस यदि है तो बेहतर है कि 10 मार्क्स ऐसे ही वो ऐड कर देंगे आपको। कुल मिला के 140 मार्क्स का होता है। अब ये सारी चीज समझ तो आप सुन के आपको इतना कुछ टफ नहीं लगा होगा। मूल मुद्दे की बात ये नहीं है, मूल मुद्दे की बात ये है कि ये दोनों एग्जाम में आपके 70% मार्क्स यदि आते हैं तो ही आप पास होते हो। ये मूल मुद्दे की बात है। मतलब कि आउट ऑफ 60 उसमें 70% मार्क्स आने चाहिए। मतलब कि कितने हुए, 42 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए, है ना, तो ही आप पास। 41 आते हैं तो वापस एग्जाम देनी पड़े। प्रैक्टिकल में भी ऐसा होता है, 140 का 70% गिन लो आप, तो उतना मार्क्स आपको आना जरूरी है। एक मार्क्स भी कम आए तो आपको वापस एग्जाम देनी है। ये होता है, ऐसा होता है इसमें कई बार कि कई लोग थियरी की एग्जाम तो पास कर लेते हैं परंतु प्रैक्टिकल की नहीं कर पाते हैं, तो उनको थियरी और प्रैक्टिकल दोनों की एग्जाम देनी है ना, कंपलसरी। पर यदि किसी का ऐसा हो जाए कि प्रैक्टिकल में 70% मार्क्स आ जाए पर थियरी में फेल हो जाए, तो उनको सिर्फ थियरी की एग्जाम देनी है, ये होगा, है ना। तो इस प्रकार से सारी चीजें होती है। तो बस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसीलिए मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हम एग्जाम दे रहे हैं, एडमिशन लिया है, हमने एग्जामिनेशन फीस भरी है तो हम पास हो जाएंगे, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। अब डिटेल में जानते हैं कि थियरी पोर्शन में क्या आता है। थियरी पोर्शन में यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो थियरी पोर्शन में हमें योग और योगाभ्यास का परिचय, मतलब कि योग परिचय पढ़ना है। तो योग परिचय एक टॉपिक है उसमें से, तो उसमें क्या आएगा, योग, उसकी परिभाषा, उद्देश्य, गलत धारणा, ये आएगा। उसके उपरांत योग का इतिहास और विकास, फिर योगाभ्यासी द्वारा अनुकरण किए जाने वाले सिद्धांत, फिर योग के सिद्धांत, त्रिगुण क्या होता है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है ना, उसके बारे में, अंतःकरण चतुष्टय, त्रिशरीर, पंचकोश, पंच प्राण, 7 चक्र, आदि आदि आदि। फिर योग के प्रमुख विद्यालय, मतलब कि योग के प्रकार, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, राजयोग का परिचय, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग की प्रथा का परिचय, षट कर्म का परिचय, योग साधना में अर्थ, उद्देश्य और उसका महत्व, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम और सूर्य नमस्कार का परिचय, फिर योगासन का परिचय, अर्थ सिद्धांत और उनके स्वास्थ्य लाभ में उसके बारे में जानकारी, प्राणायाम और ध्यान का परिचय और उनके स्वास्थ्य लाभ। उसके उपरांत योग ग्रंथों का परिचय समझेंगे, जिसे मैंने पहले भी बताया आपको, पतंजलि योग सूत्र के बारे में जानकारी और उसके अध्ययन के कुछ सिलेक्टेड जो श्लोक है वो मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा आगे जाके, तो वो कुछ सिलेक्टेड जो श्लोक है वो जरा अच्छे से उसके अनुवाद के साथ याद करना है। फिर भगवत गीता का परिचय और उसका अध्ययन,
फिर हठ ये स्पेलिंग मिस्टेक है जरा, हठ प्रदीपिका है। प्रदीपिका का परिचय और अध्ययन। फिर प्रस्थानत्रय क्या होता है, उसका सामान्य परिचय। फिर आहार की अवधारणा, सिद्धांत और हठ प्रदीपिका और भगवत गीता में मिताहार और युक्ताहार का महत्व। स्वास्थ्य और कल्याण में हठयोग प्रथा का महत्व। पतंजलि योग के अनुसार मानसिक कल्याण की अवधारणा। पतंजलि योग के अनुसार जो अष्टांग योग है वो बहिरंग योग होता है, अंतरंग योग होता है, उसके बारे में जानकारी। भगवत गीता में स्वस्थ जीवन की अवधारणा। दैनिक योग अभ्यास में व्यक्तिपरक अनुभव का महत्व। ये सारी बातें इसमें आई है ना। जब हम एक्चुअल जो अपना जो थियरी कंटेंट है ना, जब हम वो डिस्कस करेंगे ना, तो अभी जितना आपको थोड़ा इतना ज्यादा ऐसा लगता होगा, उस समय एकदम इजी हो जाएगा, है ना। मैंने थियरी कंटेंट सेट ही ऐसा किया है अपने सिलेबस में, तो एक के बाद वो आप इजीली इसे डाइजेस्ट करते जाओ। तो अभी सिर्फ सुनो और समझने की थोड़ी कोशिश करो। बाकी हम जब जैसे जैसे पढ़ाएंगे, जैसे जैसे मैं आपकी एग्जाम लेता जाऊंगा, वैसे वैसे एकदम इजी होता जाएगा। उसके उपरांत स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो फिजियोलॉजी एनाटॉमी का परिचय करेंगे। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो योग परिचय का जो पोर्शन है वो पढ़ा, उसके बाद में मैं फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ाऊंगा, उसके बाद में मैं हठ योग पढ़ाऊंगा। इतना करोगे तो एग्जाम देने के लिए आप रेडी हो जाओगे। और फिर मैं आपको आयुर्वेद का परिचय और फिर योग मैनेजमेंट भी पढ़ा। इस प्रकार से पूरा एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपका तैयार हो जाएगा। शाम को प्रैक्टिकल का क्लास तो रहेगा ही, उसमें मैं आसन प्राणायाम मुद्रा बंध के बारे में अच्छे से ज्ञान भी देता जाऊंगा और प्रैक्टिस भी करवाता जाऊंगा। ये सारी चीज भी अपनी चलती रही। अब यौगिक सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में भी समझेंगे जब हम योग सूत्र का परिचय लेंगे। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, जहाँ पे चित्त प्रसारण के उपाय आएंगे, उस चित्त प्रसारण के उपाय के अंतर्गत ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर भाव की अवधारणा, भावना चतुष्टय, तो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य की भावना और उसकी प्रासंगिकता का चर्चा भी करेंगे हम। फिर दिनचर्या ऋतुचर्या की भी चर्चा हम करेंगे। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, उसकी भी चर्चा होगी। फिर स्वास्थ्य और रोग के प्रति योग का समग्र दृष्टिकोण कैसा है वो भी हम समझेंगे। फिर ऑफ कोर्स यौगिक मैनेजमेंट में अलग अलग पीसेस जो आएंगे उसके बारे में समझेंगे, उसमें ये सारी चीजें आएगी। तनाव का प्रबंधन, चयापचय की रोकथाम में योग, श्वसन संबंधी रोकथाम में योग, व्यक्तित्व विकास के लिए योग, ये सारी चीजें हम समझेंगे। अब व्यावहारिक पक्ष, जो प्रैक्टिकल जो चीजें हमें पढ़नी है, अभ्यास करनी है, वो सारी चीजें ना। तो प्रार्थना तो आएगी, प्रार्थना के बारे में समझेंगे, क्यों जरूरी है शुरुआत और अंत में प्रार्थना करना। फिर षटकर्म का अभ्यास, षटकर्म के जो हठयोग प्रदीप के अनुसार अभ्यास क्या है, हिरण संहिता के अनुसार उसका अभ्यास क्या है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। उसके उपरांत हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम समझेंगे। देखो वैसे सामान्यतः जो हम सूक्ष्म व्यायाम जो हम अभ्यास करते हैं वो हम सिटिंग में करते हैं, है ना। परंतु यहाँ पे हम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने जो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास बताया है, उन्होंने 48 सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बात बताई है। उसके अंतर्गत हमें सब कुछ नहीं, हमें हमारा एक सिलेबस है उसका, मतलब कि जो आयुष मिनिस्ट्री ने, ICB ने जो हमें दिया है, उसके अंतर्गत जितने सूक्ष्म व्यायाम मिनिमम जो आते हैं उस प्रकार से हमें। पर फर्क ये है कि सामान्यतः हम सूक्ष्म व्यायाम बैठ के करते हैं, ये स्टैंडिंग में करते हैं, और करने का कुछ तरीका थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो वो भी चीजें हम डिटेल में समझेंगे अच्छे से थियरी के साथ,
प्रैक्टिकल के साथ और वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के साथ भी, तो एकदम आपका सेट हो जाएगा कि प्रैक्टिकल में किस प्रकार से आपको वहां पे परफॉर्म करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और क्या-क्या चीजें ध्यान में रख। फिर ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 1, 2, 3 और 4। शोल्डर की मूवमेंट्स, जिसे यहाँ पे भुजवल्ली शक्ति विकासक क्रिया और पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे थोड़ी हिंदी में है, हिंदी में टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, तो वो जरा समझ लें। मैं आपको सिलेबस जो आपका है वो एडवर्टाइजमेंट में इंग्लिश वाला भी है और ये हिंदी वाला भी मैं आपको दे दूँ। फिर ट्रंक मूवमेंट भी आएगी, कटी शक्ति विकासक क्रिया, वो 5 प्रकार की होती है, जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने बताया है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी इंदिरा गांधी के योग टीचर हैं। आगे जाके उन्होंने एक संस्था बनाई और वो संस्था आज के समय में मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट के नाम से दिल्ली में है, वो जानी जाती है। और उसका और आयुष मिनिस्ट्री का बहुत अच्छा कनेक्शन है, इसीलिए ऑफकोर्स सिलेबस में ये चीज तो आनी ही थी। तो ये इस प्रकार से तो कटी शक्ति विकासक क्रिया है, ये 5 प्रकार की। घुटने की गति मतलब के घुटने की मूवमेंट, तो यहाँ पे उसे जंघा शक्ति विकासक, जो थाइस की जो मूवमेंट होती है वो, तो वो 2 प्रकार की मूवमेंट है वो बताई है। और जानु शक्ति विकासक मतलब एक घुटने की मूवमेंट, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। टखनों की मूवमेंट, पाद मूल शक्ति विकासक क्रिया 1 और 2 और उल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकासक। ये सारी चीजें आपको नाम थोड़ा ऑकवर्ड फील होता होगा, ये क्या क्या होगा, ये कैसे कैसे होगा। इनफैक्ट ये सारी चीज आप हर रोज करते ही, जो जॉइंट मूवमेंट आप लोग हर रोज करते हो, ये उसका ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, बिल्कुल थोड़ा सा। ये स्टैंडिंग में करते हैं और करने का कुछ अलग थोड़ा सा तरीका है, जिस प्रकार से आप करते हो, बाकी कुछ खास फर्क नहीं है। तो ये बात जरा ध्यान में ले ना, बस साथ साथ में मेरे साथ साथ में ये पढ़ते जाए, नियमित रहे। एग्जाम जो एवरी वीक होगी वो एग्जाम एवरी वीक अच्छे से देते जाएं, अपने आप धीरे 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 करके सब कुछ आपका हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में ये सूक्ष्म व्यायाम हुआ, जैसे कि आपको पता है सूक्ष्म व्यायाम जब पढ़ाऊंगा तभी भी डिस्कस करूंगा मैं आपको। सूक्ष्म व्यायाम हमारा जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन के ऊपर कार्य करता है और स्थूल व्यायाम जो होता है वो हमारे मसल्स के ऊपर काम करता है ना। तो स्थूल व्यायाम भी उन्होंने बताया है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने, बहुत सारे 5 प्रकार के बताया है, उसमें से 2 प्रकार के हमारे सिलेबस में है। एक तो है सर्वांग पुष्टि और दूसरा है हृदय गति। तो ये 2 चीजें है। सूर्य नमस्कार भी है, पर ये सूर्य नमस्कार अपना जो हठ योग सूर्य नमस्कार जो होता है, जो नॉर्मली जिसे हम सूर्य नमस्कार के नाम से जानते हैं, वो ही है। तो उसमें कोई बात नहीं है, एक ही प्रकार का सूर्य नमस्कार है, तो चिंता करने की योग्य नहीं। परंतु हाँ, यहाँ पे जो सूर्य नमस्कार का जो हम अभ्यास करेंगे, वो सिर्फ साधारण सूर्य नमस्कार जो ब्रीथिंग के साथ करते हैं उस प्रकार का नहीं, उसके उपरांत वो तो करेंगे, उसके उपरांत मंत्र के साथ और बीज मंत्र के साथ, ये तीनों प्रकार के सूर्य नमस्कार हम सीखने का प्रयास करेंगे। और ये मंत्र और बीज मंत्र भी हमें अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ये कंपल्सरी क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम और सूर्य नमस्कार, ये उनके कंफर्म क्वेश्चंस में इंटरव्यू में आना ही होता है, इसके बगैर एग्जाम हो ही नहीं सकती है, ऐसा समझो। तो ये अच्छे से समझना है और करना है ना। फिर योगासन, योगासन यहाँ पे जो योगासन बताया है ये तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। इसके उपरांत मैंने कुछ और योगासन भी इसमें जोड़ दिए हैं, जिससे आपका ऐसा अभ्यास हो जाए या आपकी जानकारी इतनी बढ़ जाए कि आप यदि पहली बार कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो तो भी आपके पास पर्याप्त ज्ञान बना रहे, जिसके आधार पे आप अपने विद्यार्थियों को अच्छे से अभ्यास करवा पाओ। क्योंकि जो टीचर होंगे उनके लिए ये जो अभी मैं डिस्कस करूंगा जो आसन का नाम, वो बहुत ही सामान्य आप लगेगा कि भाई ये तो सब आता है मुझे,
इसमें पर सामान्य ये रहेगा कि वाईसीबी की एग्जाम के अंतर्गत उनको स्पेसिफिक प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, अब शशांक आसन है, शशांक आसन करने के 3 तरीके होते हैं, है ना? घुटने को पास में रखते हुए हाथ पीछे ले जाओ, हाथ आगे रखो, ये भी शशांक आसन है। और तीसरा वाला जो ये एक्सपेक्ट करते हैं वो है कि दोनों घुटने के बीच डिस्टेंस और दोनों हाथों को पैरेलल रखते हुए आगे बढ़ो। तो फर्क ये जानना होता है यहाँ पे कि उनको एग्जाम पर्पज से कौन सा चाहिए, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए प्रैक्टिकल क्लास में आना बहुत जरूरी है? और नहीं आ पाते हो तो रिकॉर्डिंग क्लास भी देखना जरूरी है और प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि उनको क्या चाहिए वो आपको तभी पता चलेगा जब क्लास में आओगे। और क्योंकि मैं उस समय डिस्कस करूंगा कि भाई इस प्रकार से जरा ध्यान दे। तो यहाँ के योगासन के अंतर्गत ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, पादहस्तासन, कटी चक्रासन, त्रिकोणासन, दंडासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, भद्रासन, मंडूकासन, उष्ट्रासन, शशांकासन, उत्तान मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, पूर्वोत्तानासन, वक्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन, शलभासन, मकरासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पदासन, अर्धहलासन और सेतुबंधासन, विपरीत करणी, सरल मत्स्यासन और शवासन। तो इतने आसन तो आपके सिलेबस के अंतर्गत है और कई बार वो सिलेबस से बाहर के आसन भी पूछते हैं, और वो पूछते हैं इसीलिए मैंने और ज्यादा आसन के अभ्यास इसके अंदर आपकी पढ़ाई में इंक्लूड कर लिए हैं। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। परंतु हाँ, एक चीज है कि वो सारे आसन इंटरमीडिएट लेवल तक के हैं, एडवांस लेवल के आसन नहीं। तो एडवांस लेवल की यदि पूछ ले, जैसे कि शीर्षासन पूछ ले, वो आपको शायद पूछे तो पूछे, बहुत एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनको ही कभी कभी पूछ लेते हैं, पूछे तो वो यहाँ पे हम करने वाले नहीं है। हम सर्वांगासन तक के करेंगे तो वो होगा, विपरीत करने तक के करेंगे तो वो होगा, तो उसकी चिंता नहीं है। तो उसके आगे वाले जो है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो पूछते भी नहीं है, और पूछे तो वो रेयर केस में पूछते हैं। तो ये सारा अभ्यास हम इंक्लूड करेंगे। तो एज अ टीचर, एक टीचर बनने के लिए जो आपको सब कुछ जो ज्ञान होना चाहिए आसनों का, वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा, उसमें कोई दो शक नहीं है। फिर ब्रीदिंग प्रैक्टिस। देखो, प्राणायाम करने से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ही आवश्यक है कि नहीं? तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हम प्रारंभिक श्वास प्रश्वास की क्रिया, तो 3 प्रकार के श्वसन होते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज में। एक तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एक तो थोरेसिक ब्रीदिंग और एक कैविकुलर ब्रीदिंग, और तीनों एक साथ, है ना, योग श्वसन। ये चारों के चारों हम समझेंगे और अभ्यास भी करें ना। फिर प्राणायाम के भीतर पूरक, रेचक और कुंभक की अवधारणा जो पतंजलि मुनि ने बताई है उसको भी डिस्कस करेंगे, और व्यावहारिक पक्ष के तौर पे इस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर सामान्य तौर पे अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन को सभी लोग एक ही प्रकार से देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में दोनों की जो भिन्नता है वो किस प्रकार से है, किस रेफरेंस से है और क्यों अलग है, और इसके दोनों के फायदे क्या होते हैं, वो सारी चीज हम समझे। फिर शीतली प्राणायाम, कुंभक के बिना और कुंभक के साथ। मैं कुंभक के साथ भी आपको सिखाऊंगा, भ्रामरी कुंभक के बिना और साथ। यहाँ पे आपको लगेगा कि ऐसे कुंभक के बिना और साथ कैसे? देखो, शास्त्र में कुंभक के साथ ही प्राणायाम बताया है, तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो कुंभक के साथ ही होगा। और जो अपनी जनरल प्रैक्टिस के तौर पे करना है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हो तो वो कुंभक के बिना भी पूछ सकते हैं, साथ में भी पूछ सकते हैं, तो वो उनके ऊपर है, इसलिए मैं सब कुछ ही सिखाऊंगा। फिर बंद की समझ, तो जलंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद और महाबंद, तो बंदों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। मुद्राओं के बारे में यहाँ पे उन्होंने थोड़ी मुद्राओं के बारे में भी कहा है, पर मैं बहुत सारी मुद्रा आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। यही मुद्रा से तात्पर्य है
हस्त मुद्रा जो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको हस्त मुद्रा के बारे में भी समझाऊंगा डिटेल में, पंच प्राण के आधारित जो मुद्राएं हैं वो, और पंच तत्वों के आधारित जो मुद्राएं हैं वो, और ध्यान करने के लिए कुछ मुद्राएं जो होती है वो, और कोई कोई मुद्रा में समानता और भिन्नता जो आपको दिखाई देती है, तो उसकी समानता और भिन्नता की जो चर्चा होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा उस क्लास में, हस्त मुद्रा की क्लास में, तो वो भी हम सीखेंगे। उसके उपरांत जो हठियों की जो मुद्राएं जो होती है, जो शरीर का आसन के जैसी मुद्राएं जो होती है, जो प्राणायाम के साथ करने वाली जो होती है मुद्रा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि एग्जांपल दो तो जैसे विपरीत करणी मुद्रा है, आसन का अभ्यास नहीं, तो वो सारी चर्चाएं भी हम वहां पे करेंगे और डिटेल में इसकी चर्चा वो हठयोग का जब हम पढ़ाई करेंगे तब, है ना। फिर ध्यान और ध्यान साधना की ओर ले जाने वाले अभ्यास, प्रणव और सोहम का पाठ, है ना। वेद और उपनिषद से चयनित भजन, आह्वान और प्रार्थनाओं का पाठ, जैसे कि अभी शुरुआत में मैंने जो आपको मंत्रोच्चार यहाँ पे आपने किए वो सारे भी, है ना। और योग निद्रा के जो स्टेप्स है, ध्यान, अलग अलग ध्यान के जो अभ्यास है उसकी संक्षिप्त बातें, और करने का तरीका, उसका लॉजिक, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस अच्छे से, है ना। फिर टीचिंग टेक्निक्स, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल जो पढ़ाऊंगा उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, पहले थियरी पोर्शन रहेगा फिर प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा, तो सारा कंबाइन करते हुए एवरी वीक मैं आपको 2 क्लास थियरी के, 3 क्लास प्रैक्टिकल के, और इस प्रकार से मैं लेता जाऊंगा वहां पे, और साथ साथ में टीचिंग टेक्निक भी समझाता जाऊंगा, है ना। तो उससे आपकी जानकारी भी बढ़ती जाएगी और आपकी स्किल भी बढ़ती जाएगी, रूटीन में भी आपके भीतर कुछ अच्छी अच्छी ऐसी बातें बन जाएगी जिससे आपको फायदा होगा। तो वो सारी चीजें चलती रहेगी। अच्छी पाठ योजना की अनिवार्यता, अवधारणाएं, जरूरतें, योग सिखाने की योजनाएं, षट क्रिया, आसन, प्राणायाम और ध्यान की ओर ले जाने वाला अभ्यास। देखो एक बात समझने योग्य है कि योग के अलग अलग प्रकार के अभ्यास होते हैं, सभी प्रकार के अभ्यास एक ही तरीके से नहीं सिखाए जाते। मतलब कि आसन प्राणायाम का क्लास लेना है तो उसकी लेने का एक ढंग अलग होता है, षट कर्म का क्लास लेना है तो उसका लेने का ढंग अलग होता है ना। ध्यान का क्लास है, योग निद्रा का क्लास है, वो लेने का ढंग अलग होता है ना। और यदि कोई लेक्चर का क्लास होता है, जैसे अभी मैं लेक्चर का क्लास ले रहा हूँ, तो उसका ढंग अलग होता है। तो इस प्रकार से सारी चीजें अलग अलग होती है, तो सारी चीजें मैं डिस्कस करता जाऊंगा इसी कार्यक्रम के दौरान, कि जब मैं पढ़ाता जाऊंगा, इसीलिए अलग से इसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। फिर विभिन्न समूहों में योगाभ्यास सिखाने की सिद्धांत, जैसे कि क्या होता है कि 3 प्रकार की प्रैक्टिस मेनली होती है, बिगिनर प्रैक्टिस, इंटरमीडिएट प्रैक्टिस और एडवांस प्रैक्टिस। अभी चौथी भी ऐड हो चुकी है, थेरेपी की प्रैक्टिस, वो 0 लेवल कह सकते हैं ना उसे। तो ये सब लोगों के लिए किस प्रकार से हम अभ्यास कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं साथ साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। साथ साथ में बच्चों को कैसे समझाओ, चिल्ड्रन योगा कैसे लेते हैं, बूढ़ों के अभ्यास, सीनियर सिटीजन के अभ्यास कैसे लेते हैं, है ना, उन लोगों को क्या करवाना चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस करते जाए। कक्षा के पहले और बाद में क्या करते हैं, योग शिक्षक को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, कि किस प्रकार से आपकी टीचिंग टेक्निक बेहतर हो सकती है, कक्षा प्रबंधन कैसे हो सकता है, प्लानिंग कैसे करना चाहिए एक क्लास का, है ना, ये सारी चीजें हम अच्छे से समझते जाएंगे। तो इस प्रकार से सारी चीजें समझेंगे। अब यहाँ पे संदर्भ पुस्तक है, इसको बिल्कुल भी यूज ना करें, क्यों, क्योंकि अच्छे पुस्तक नहीं है ऐसा, बहुत बढ़िया पुस्तक है, सुपर्ब है, परंतु मैंने जो कंटेंट बनाया है आपके लोगों के लिए, वो आपके लिए पर्याप्त है, ज्ञान के लिए भी और एग्जाम पर्पस के लिए। यदि इसका इस्तेमाल आपने किया तो क्या होगा कि 6 महीने तक भी पढ़ते जाओगे और एग्जाम देने की योग्य नहीं बने, क्योंकि आप भूल जाओगे इस चीजों को कि मैं पढ़ा कुछ रहा हूँ, आप पढ़ कुछ रहे हो, है ना।
तो ज्ञान जैसे जाता है वैसे ही बाहर निकाला जाए। यदि दूसरी तरह से वो निकालने की कोशिश करोगे तो मिक्स हो जाएगा और कंफ्यूजन पैदा होगी। इसीलिए इनमें से कोई भी पुस्तक यदि आपके पास है तो भी और नहीं है तो भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। मैं जब तक अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तब तक आपको वो ही इस्तेमाल करना है, वो ही कंटेंट यूज करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मटेरियल देता जाऊंगा और आपको उस प्रकार से पढ़ते जाना है। ठीक है।